प्रभा जी चाय की छोटी सी दुकान चलाती हैं। जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कहाँ प्रभा जी मायके से एक अमीर घराने की लड़की थी। उन्होंने शायद सपने में भी चाय बनाई हो। चार चार भाई थे उनके, तीन बड़े और एक छोटा। पिताजी उनके गांव के प्रधान थे। यूं कहिए एक बाहुबली परिवार से संबंध रखती थी प्रभा जी। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो भाई घर में ही उसकी बाजार लगा देते। वह जितने रुपए पैसे पिताजी से मांगती, पिताजी सीधे उनके हाथ में तिजोरी की चाबी रख दिया करते थे। उन्होंने अपने मायके में शायद ही एक कपड़ा कभी दोबारा पहना होगा। माँ तो दिन रात उनकी नज़र उतारते नहीं थकती थी, क्योंकि प्रभा जी पूरे खानदान में इकलौती लड़की थी। उनके चाचा ताऊ की कोई बेटियां नहीं थी। खुद उनके पिताजी की कोई बहन नहीं थी। जब तक प्रभा जी का जन्म नहीं हुआ था तब तक प्रभा जी के खानदान को देखकर ऐसा लगता था कि उनके खानदान को किसी का श्राप है कि यहाँ कभी लड़कियाँ पैदा नहीं होंगी। जब प्रभा जी ने जन्म लिया, पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। बहादुर सिंह जी ने अपनी बेटी के पैरों को चूमकर कहने लगे, माँ आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। प्रभा जी के पिताजी बहादुर सिंह जी देवी के बहुत बड़े भक्त थे। प्रभा जी का नाम उन्हीं ने रखा था, क्योंकि उनका जन्म सूरज की पहली किरण के साथ हुआ था, इसलिए उनका नाम प्रभा पड़ गया। धीरे धीरे प्रभा तीन भाइयों के साथ खेल कूद कर बड़ी होने लगी। अब उनके मन में इच्छा जागृत होने लगी कि कोई उनसे छोटा भी इस परिवार में हो और वह उस पर अपना हुक्म चला सकें। उनके ठीक 5 साल पूरे होते ही घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी। अब तो प्रभा जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह उसे झूला गाड़ी में लेकर दिन भर इधर से उधर डोलती रहती, जैसे वह इंसान का बच्चा ना हो, कोई खिलौना हो। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में तब्दील होने लगे। घर के बच्चे एक एक करके बड़े होने लगे। सभी स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगे। स्कूल से फिर वह कॉलेज जाने लगे। लेकिन प्रभा का पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। फिर ऊपर से माँ बाप के लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। ना वह घर के काम करती और ना ही स्कूल पढ़ने जाती। बस घर में बैठी बैठी दिन भर गुड़िया गुड्डे का खेल खेलती। धीरे धीरे घर में 2 बड़े बेटों का विवाह हो गया। अभी तक तो प्रभा अकेली थी, इसलिए सभी भाइयों का प्यार और दुलार उन्हें ही मिलता था। लेकिन अब भाइयों का प्यार बढ़ गया था। अब वह अधिकतर अपना समय अपनी पत्नियों के साथ गुजारते थे। प्रभा से यह सब देखा नहीं जाता था। एक दिन वह बिना बात के बड़ी भाभी से लड़ पड़ी। भाभी ने भी उस दिन मन में गांठ बांध ली कि अगर मैंने भी इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं। अब वह हर समय फिराक में लगी रहती, कब प्रभा की कोई कमजोरी पकड़ में आए तो मैं इसे सबक सिखाऊं। एक दिन घर में बहुत बड़ी पूजा थी। पूजा में सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। उसमें कुसुम की मौसी की देवरानी भी अपने बेटे के साथ आई हुई थी। मौसी की देवरानी का बेटा दिखने में बहुत सुंदर और सभ्य लग रहा था। कुसुम ने अपनी सास को मौसी की देवरानी का बेटा दिखाया और बोली, देखो माँ जी, अपनी प्रभा के लिए वह लड़का कैसा रहेगा। सास बोली, बहू, प्रभा की उम्र भी शादी के लायक हो गई है। मैं तुम्हारे ससुर से बात करती हूँ। सुलोचना जी ने यह बात बहादुर सिंह जी के कानों में डाल दी। बहादुर सिंह जी ने भी लड़का देखा तो उन्हें भी लड़का पसंद आ गया। पूजा संपन्न हुई। कुसुम ने दूसरे दिन अपनी सास से बात की। सास ने ससुर से बात की। बहादुर सिंह जी ने पूछा, बहू, लड़का क्या करता है और उनके परिवार में कौन कौन है। बहू बोली, बाबूजी, लड़के के पास खूब जमीन जायदाद है और वह अपनी माँ की इकलौती संतान है। घर में कुल मिलाकर 2 सदस्य हैं, क्योंकि मौसा जी का देहांत 2 साल पहले ही हुआ है। अगर आपको लड़का पसंद है तो आप 1 हफ्ते बाद मेरे साथ मौसी के गांव चलिएगा। मैं आपको उनका घर, जमीन, परिवार सब दिखा दूंगी। 1 हफ्ते बाद बड़ी बहू अपनी सास ससुर को अपनी मौसी के गांव ले गई। फिर वहाँ सब कुछ जल्दीबाजी में दिखाकर प्रभा की शादी की बात पक्की करवा दी। 15 दिन में ही प्रभा का विवाह बड़ी बहू की मौसी की देवरानी के लड़के शैलेश से बड़ी धूमधाम से हो गया। बहादुर सिंह जी ने अपनी बेटी को जेवरों से लाद दिया था। दहेज में वह सभी सामान दिया
जो उनकी बेटी की गृहस्थी में काम आ सके। बहादुर सिंह जी और सुलोचना जी ने दिल खोलकर खर्च किया था। लोगों ने उन्हें दहेज में अच्छी खासी रकम भी दी थी, क्योंकि बहादुर सिंह जी ने भी दूसरों की बेटियों की शादी में खुलकर दान दिया था। बेटी की विदाई में सुलोचना जी रोते रोते बेहोश हो गई। प्रभा भी पिता के सीने से लिपटकर खूब रोई। बहादुर सिंह जी को अपनी बेटी का बचपन याद आ गया। कैसे वह उसे सीने से चिपटाए हल्के हल्के थपकी देते हुए सुलाते थे। आज वही नन्ही सी गुड़िया अपने पिता से दूर अपना घर बसाने जा रही है। बहादुर सिंह जी ने बेटी को प्यार किया और आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा, अपने ससुराल में हमारा सर कभी झुकने मत देना। जाओ और अपने परिवार को संभालो। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। तुम्हें भूले से भी इस घर की याद ना आए। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरी बच्ची को उसके ससुराल में सारे ऐशो आराम मिले। शादी के बाद 1 महीने तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन शादी के 1 महीने बाद प्रभा के सामने ससुराल वालों की और कुसुम की सच्चाई सामने आई। जिस मकान में वह रहते थे वह किसी और का था, जिसे कुसुम ने उन्हें 1 महीने के लिए किराए पर दिलवाया था, और जो ज़मीन वह अपनी बता रहे थे वह किसी और की थी। प्रभा तो सीधे आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ी। उनके ससुराल में परिवार के नाम पर एक सास और एक उनका पति था, जिसे हर 6 महीने में पागलपन के दौरे पड़ा करते थे। जब प्रभा जी ने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, मैंने लालच में आकर यह सब स्वांग किया। कुसुम ने कहा था कि तुम मेरी मौसी की देवरानी हो तो क्या हुआ, हो तो मेरी मौसी जैसी ही। मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसे करते जाना। देखना, इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारे लड़के का इलाज भी हो जाएगा। बेटा, मैंने अपने बेटे के मोह में आकर यह पाप कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। कहकर सास ने प्रभा के पैर पकड़ लिए। प्रभा को अपनी सास को देखकर दया आ गई, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। बेटी की कोई खबर न पाकर सुलोचना जी और बहादुर सिंह जी सोचने लगे, बेटी को अच्छा ससुराल क्या मिल गया, वह तो हमें ही भूल गई। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो बेटी के घर जाकर बेटी से मिलाते हैं। जैसे ही यह बात कुसुम के कानों में पड़ी, वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। आपको ननद रानी के लिए जो सामान भिजवाना है वह मुझे दे दीजिए। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? वैसे भी मेरी मौसी के ख़ानदान में एक रिवाज है, बेटी के माता पिता बेटी के ससुराल 1 साल तक नहीं जा सकते हैं। सुलोचना जी और बहादुर सिंह जी नियम कायदों और परंपराओं में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने बहू की बात मान ली। सारे उपहार बहू को दे दिए। बहू ने वह सारे उपहार अपने मायके पहुंचा दिए। वह प्रभा से मिलने तो क्या, वह तो अपनी मौसी के घर भी नहीं गई। उधर प्रभा का ससुराल में बुरा हाल हो रहा था। शादी को 3 महीने गुजर गए। वह पेट से थी। उन्हें 2 माह का गर्भ था। जैसे तैसे प्रभा के ससुराल में दिन कट रहे थे। अब प्रभा खेतों से घास काट कर लाती, जानवरों का काम करती। बेचारी के कोमल हाथों में जलन और दर्द होता। कभी कभी तो घास काटते काटते हाथ की उंगलियों में भी कट के निशान पड़ जाते। बूढ़ी सास यह देखकर बहुत दुखी होती। वह प्रभा की ऐसी हालत देखकर खुद को जिम्मेदार मानती। उन्होंने प्रभा से कहा, बेटा, जानवरों का काम मैं संभाल लूँगी। तुम ऐसा करो, शहर को जाने वाली सड़क पर हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, उस पर एक छोटी सी दुकान है जिसे तुम्हारे ससुर चलाया करते थे। तुम शैलेश के साथ वह चाय की दुकान खोलकर आने जाने वाले लोगों को चाय बनाकर पिला सकती हो। उसमें तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि शैलेश को सारे काम आते हैं। बस शैलेश के साथ कोई ना कोई हर वक्त रहना चाहिए। प्रभा को सास की बात पसंद आई और उन्होंने शहर को जाने वाली सड़क पर अपने ससुर की बंद पड़ी चाय की दुकान खोल ली। प्रभा जी का पति विवाह के 5 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसे धीरे धीरे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। प्रभा के पति को हर 6 महीने में पागलपन के दौरे पड़ते थे। जब उसकी दवाई की जाती तो वह 15 से 20 दिनों में ठीक हो जाता। प्रभा ने अपने पति के इलाज के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए।
और वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से ठीक होने लगा। दवाइयों का कोर्स बहुत लंबा था, इसलिए प्रभा के दहेज का सारा सामान भी औने पौने दामों में बिक गया। ठीक 9 महीने बाद प्रभा ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। प्रभा के माता पिता को प्रभा की बहुत याद सताने लगी। एक दिन वह दोनों बिना किसी को बताए प्रभा के ससुराल को निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने प्रभा को जिस हाल में देखा, वह दोनों तो प्रभा को देखकर दंग रह गए। सुलोचना जी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। प्रभा की सास ने बहादुर सिंह जी के पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, समधी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रभा अपनी सास की ओर दौड़ी और बोली, माँ उठो। प्रभा अपनी सास को पकड़कर घर के भीतर ले गई। उसने अपने माता पिता को घर के भीतर बुलाया, चाय पानी के लिए पूछा। तब सुलोचना जी बोली, बेटा, हम बेटी के घर का पानी और चाय कैसे पी सकते हैं? तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाबूजी नियम कायदों के कितने पक्के हैं। प्रभा ने मायके का हाल पूछा तो प्रभा की सास ने हाथ जोड़कर सारा किस्सा सुलोचना और बहादुर सिंह जी को कह सुनाया। प्रभा ने अपने माता पिता को कसम दी कि वह भाभी से कुछ ना कहें, क्योंकि मेरी किस्मत में जो लिखा था वह मुझे मिल गया। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे भाई का घर बिगड़े, क्योंकि भैया भाभी को बहुत प्यार करते हैं, वह उनके बिना नहीं जी पाएंगे। इसलिए माँ बाबूजी, आपको मेरी कसम है। इतने में ही बच्चे के रोने की आवाज़ आई। प्रभा कपड़े के झूले से बच्चे को निकालकर अपनी माँ की गोद में डालकर कहती है, देखो मुन्ना, तुम्हारे नाना नानी तुमसे मिलने बहुत दूर से आए हैं। सुलोचना जी प्रभा को हैरत भरी नज़रों से देखकर कहती हैं, प्रभा, यह हमारा पोता है? प्रभा शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाती है और सुलोचना जी बच्चे को गोद में पकड़कर सोचने लगती है कि कभी मेरी बेटी गुड़िया गुड्डा से खेला करती थी, आज वह इतनी बड़ी हो गई कि वह एक बच्चे की माँ बन गई है। न जाने कैसे यह नन्हे से बच्चे की जिम्मेदारी उठाती होगी। सुलोचना जी बच्चे को बहादुर सिंह जी को दिखाते हुए कहती है, देखो तो कितना सुंदर है, बिल्कुल प्रभा जैसा लग रहा है। लेकिन बहादुर सिंह जी को तो जैसे सदमा ही लग गया था। वह ना कुछ बोली और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। और फिर वह अचानक से बोले, प्रभा, तुम अभी हमारे साथ चलो। प्रभा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, कहाँ पिताजी? बहादुर सिंह जी बोले, अपने घर। तब प्रभा बोली, बाबूजी, अब यही मेरा घर है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। माँ का जैसा प्यार और देखभाल करने वाली सास मिली है, दिन रात ख्याल रखने वाला पति मिला है और ईश्वर ने सुंदर सा बच्चा देकर मुझे पूर्ण कर दिया है। तब बहादुर सिंह जी बोले, सुलोचना, प्रभा को समझाओ। सुलोचना जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। प्रभा बोली, माँ, क्या तुम अपने घर, अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और जा सकती हो? सुलोचना जी प्रभा की बातें सुनकर चुप रह गई। इतने में शैलेश ने घर के भीतर प्रवेश किया। शैलेश अब दुकान को अकेले संभालने लगा था, क्योंकि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था और प्रभा को घर में बच्चे की देखभाल भी करनी पड़ती थी। शैलेश दिन का खाना खाने के लिए घर आया था। उसने अपने सास ससुर को देखा तो उनके पैर छुए। शैलेश ने उनसे उनके हाल समाचार पूछे। सुलोचना जी को मन ही मन शैलेश को देखकर तसल्ली हुई कि मेरी बेटी भले ही आर्थिक तंगी में हो, लेकिन उसे इतना अच्छा पति और सास मिले हैं जो उसे भरपूर प्यार देते हैं। बहादुर सिंह जी बोले, प्रभा, अगर तुम अकेले हमारे साथ नहीं चलना चाहती हो तो तुम अपने परिवार के साथ चलो। प्रभा बोली, बाबूजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सब अपनी जगह ठीक हैं। मैं वहाँ आकर अपने भाइयों की गृहस्थी में आग नहीं लगाना चाहती, क्योंकि लड़की को जो इज्जत अपने ससुराल में मिलती है वह इज्जत उसके मायके में नहीं मिलती। इसलिए पिताजी, लड़की को मेहमान ही बने रहने दीजिए। बहादुर सिंह जी और सुलोचना जी की जितनी देर प्रभा के घर में रहे, उतनी देर प्रभा का बेटा सुलोचना जी की गोद में रहा। विदा होते समय प्रभा ने अपने माँ बाबूजी के गले लगी तो उसका दिल भर आया। एक पल में उसका सारा बचपन उसकी आंखों में उतर गया। उसने अपने आप को मजबूत करते हुए अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, और अपने माता पिता को विदा किया। माँ तो खूब रो रही थी, लेकिन बहादुर सिंह जी गुमसुम थे। प्रभा जब अपने पिता के सीने से लगी, उसे लगा पिता के भीतर कुछ टूट चुका है।
उसे याद आया जब वह बचपन में अपने पिता के चौड़े सीने में सर रखकर सो जाती थी, तब बाबूजी के दिल की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। आज बाबूजी के सीने की धड़कन वैसी नहीं थी। सुलोचना जी और बहादुर सिंह जी घर पहुँचे। बहादुर सिंह जी तो बड़े बेटे बहू के कमरे की ओर जाने लगे। उनके कमरे से खूब जोर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। तभी सुलोचना जी ने बहादुर सिंह जी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले जाकर बोली, आपको याद नहीं, प्रभा ने हमें अपनी कसम दिलाई थी कि हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। एक रोज़ बहादुर सिंह जी ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और सभी का हिस्सा बंटवारा करके उन्हें अलग अलग कर दिया। बेटों को कुछ समझ में नहीं आया कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बड़ी बहू कुसुम के मन में कुछ शक हुआ और वह कुछ ना कह सकी। ठीक 7 साल बाद प्रभा के घर से प्रभा के मायके निमंत्रण आया, जिसमें सभी परिवार के सदस्यों को सादर आमंत्रित किया गया था। कुसुम मन ही मन बड़ी बेचैन थी प्रभा की हालत देखने के लिए। आखिर वहां जाकर तो देखूं, नंद रानी के ऐश किस हाल में है महारानी। इतने लंबे समय के बाद भी कुसुम के मन में प्रभा के लिए वही चिढ़ कायम थी। वह प्रभा की दुर्दशा देखने के लिए बहुत बेचैन थी। उसने प्रभा के घर जाने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। घर के सभी सदस्य तैयार होकर प्रभा के घर जाने के लिए तैयार हुए तो सब कुसुम को देखते ही रह गए। कुसुम ऐसे तैयार होकर आई थी जैसे वह कोई नवविवाहिता हो। बहादुर सिंह जी और सुलोचना जी मन ही मन सोच रहे थे, बड़ी बहू कुसुम प्रभा को चिढ़ाने के लिए ऐसे तैयार होकर आई है। सब प्रभा के ससुराल पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गए। प्रभा ने पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और उस पर जेवर पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई सुंदरी उतर आई हो। सुलोचना जी अपनी बेटी का यह रूप देखकर गदगद हो गई। बहादुर सिंह जी का तो सीना चौड़ा हो गया। जो बेटी ने उनसे कहा था वह कर दिखाया। सभी प्रभा को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश थे, लेकिन कुसुम मन ही मन सोच रही थी, इस कंगाल के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। प्रभा ने जैसे ही अपने मायके वालों को देखा तो वह दौड़कर अपने माँ के गले से लग गई। माँ ने भी उसे बहुत प्यार किया। उसके बाद वह बहादुर सिंह जी के सीने से लग गई और बोली, बाबूजी, हूँ ना मैं आपकी बेटी, कर दिखाया ना मैंने वह जैसा आप चाहते थे। इतने में ही प्रभा का बेटा दौड़ता हुआ आया और सभी के पैर छूते हुए बोला, नाना जी, मम्मी आपकी बहुत सारी बातें सुनाती है। बहादुर सिंह जी अपने पोते को गोद में उठाकर खूब प्यार करते हैं। प्रभा ने सभी के पैर छुए और अपनी बड़ी भाभी से बोली, भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शैलेश जैसा लड़का ढूंढकर मेरा विवाह उनसे करवाया। मैं तो आपकी आभारी हूँ जो आपने इतने सुलझे हुए इंसान से मेरा विवाह करवाया। कुसुम यह सारी बातें सुनकर लज्जित हुई जा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, साथ ही वह भी एहसास हो रहा था कि कोई भी इंसान किसी की किस्मत नहीं लिख सकता, क्योंकि किस्मत लिखने वाला तो ऊपर बैठा है, जिसने प्रभा की किस्मत पहले ही लिख दी थी। आज प्रभा बहुत खुश थी। प्रभा दौड़कर शैलेश का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर आई और शैलेश ने सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। कुसुम तो दंग रह गई। शैलेश को देखकर मन ही मन सोच रही थी, यह वही पागल शैलेश है। यह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो जैसे कहीं का राजकुमार हो। शैलेश ने सभी का अभिनंदन किया। आज प्रभा और शैलेश के घर में बहुत बड़ा उत्सव था। उन्होंने एक बड़ी सी दुकान का उद्घाटन किया था, जिस उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत बड़ी पूजा रखी थी, इसलिए सभी को आमंत्रित किया था। प्रभा और शैलेश ने मिलकर घर गृहस्थी को संभालने के साथ साथ बाहर के कामों में भी एक दूसरे का साथ दिया, जिसका अंजाम सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। इतने में ही प्रभा की सास आई और हाथ जोड़कर बहादुर सिंह जी और सुलोचना जी से बोली, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी घर की लक्ष्मी मेरे घर भेज दी। मैं प्रभा की कहाँ तक तारीफ़ करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। वह बहू के रूप में मेरी बेटी भी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। यह सब बातें सुनकर कुसुम को मन ही मन बहुत गिलानी हो रही थी, लेकिन बहादुर सिंह जी और सुलोचना जी का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ जा रहा था। बेटी ने पिता के कहे वचन सत्य कर दिखाए थे। जब बहादुर सिंह जी ने प्रभा को विदा किया था, उन्होंने प्रभा से कहा था, प्रभा,
तुम अपने माता पिता का सर कभी मत झुकने देना। बेटी ने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, यह सही बात है कि कोई किसी की किस्मत नहीं लिख सकता, ना ही बदल सकता है। जो ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में लिखा है उसे मिलकर ही रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने झोपड़ी में से रहते हुए भी महलों का सफ़र तय किया है। इसलिए जहाँ तक हो, छोटे मोटे मनमुटाव को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। कहानी देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। कहानी अपने दोस्तों व मित्रों को शेयर कर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।